जय हिंद साथियों, मैं आलोक मौर्य आपके अपने यूट्यूब चैनल ईबी एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी पिछली क्लास टेबल से संबंधित थी, जिसमें हमने दो टेबल से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व किया था, यानी कि कल की क्लास में हमने दो टेबल के क्वेश्चन किए थे, जिससे कि वो क्लास बहुत ही बड़ी हो गई थी। तो आज हम थोड़ा एक ही टेबल के क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। जो हम कल दो टेबल अपना सॉल्व किए थे, वो आपका प्रीवियस ईयर पेट के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन था। तो आपके प्रीवियस ईयर में दो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, इसलिए चार क्वेश्चन टेबल से संबंधित आए थे, दो पहली शिफ्ट में, दो सेकंड में। तो दो हम कर चुके हैं, आज हम एक और करेंगे। इसी से संबंधित आपका जिस तरह से आज का ये टेबल है, इसी प्रकार से आपका जो चौथा टेबल था पेट में आया हुआ सेम था, लेकिन उसमें बहुत कैलकुलेशन है। इसमें भी कैलकुलेशन है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है टेबल से संबंधित। तो हम देखेंगे कि इस टेबल में कह रहा है कि भारत में 2010-17 के मध्य फसलों का उत्पादन टन में, यानी कि 2010 से 2017 के मध्य जो फसल के उत्पादन हुए हैं उसका ये टेबल बनाया है, और जो उत्पादन हुआ है वो टन में हुआ है। यानी कि गेहूं का उत्पादन देखिए अगर 2010-11 में, तो 6121 टन इतना उत्पादन हुआ है। तो जो ये आपको टेबल दिखाई दे रहा है, ये आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इससे संबंधित आने वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं। बस हमको टेबल अच्छे से देखना है और उसको देख करके क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो टेबल के क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकते हैं, तो इसलिए हमें इससे घबराना नहीं है। पूरा टाइम दे करके हमको टेबल के क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। तो हम देखते हैं इस टेबल से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है, कह रहा है गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। अब आपको यहाँ पे देखना है कि गेहूं का उत्पादन वर्ष जो है, ये सब 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये जो वर्ष हैं गेहूं के उत्पादन, वो भी सिर्फ गेहूं वाले में, उसमें पूछ रहा है कि किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखी। यानी कि पहले उत्पादन कम रहा होगा, अगर आगे बढ़ जाएगा तो वो बढ़, यानी कि उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। यदि उत्पादन ज़्यादा था फिर कमी हो गई तो उसको गिरावट बोलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2010-11 में इसकी जो उत्पादन था 6121 था, 2011 में 7000 हो गया, तो यानी कि यहाँ पे तो वृद्धि है। फिर यहाँ 7012 हो गया, ये 7112, यहाँ भी वृद्धि है। 7056 यहाँ पे गिरावट है, अगर देखें तो 7056 यहाँ पे क्या है, कमी हो गई। तो यहाँ से तो वृद्धि होती चली आ रही थी, अब यहाँ पे आपकी कमी हो गई है। तो जो पहली कमी हुई है, इसके बाद भी तो कमी हुई है, इसके बाद भी वृद्धि हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछा है गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखी, तो गिरावट किस वर्ष हुई वही हमको बताना है। तो हम इस लाइन में जो डाटा दिया गया है उसी को देख करके आंसर का क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि देखिए 2013-14 में ही गिरावट हमको देखने को मिल रही है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2013-14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इसका कहता है कि इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। यानी कि 2013 से लेके 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई, यानी कि लगातार बढ़ती ही चली गई, उत्पादन संख्या जो है वो बढ़ती ही चली गई है। वो कौन सी फसल है, तो ये आपको सारी फसलें दी गई हैं। इन फसलों में आपको देखना है कि किस फसल में 2013 और 2013 से लेकर 17 के बीच में जो वृद्धि है वो लगातार हो रही, यानी कि कमी एक बार भी नहीं होगी। तो 2013 में देखें गेहूं में, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, कमी हो गई, ये होगा नहीं। यहाँ पे देखें
985 से 716 हो गया, ये भी कमी हो गई। हमको वृद्धि देखना है ना, ये भी नहीं होगा। 1110 से 1160 हुआ, सही। फिर 1450 हुआ, सही। फिर 1460 हुआ, इसमें वृद्धि हुई है। लेकिन और भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है वो ऑप्शन आपको इसमें ना मिले, इसलिए आगे देखते हैं। यहाँ से 40 से 90 हुआ, 90 से 110, यहाँ पे कमी हो गई, इसे नहीं होगा। 200 से 216, फिर 160, ये भी कमी हो गई। यानी कि अगर वृद्धि हो रही तो वृद्धि होती ही रहे। 2013 से 17, यही हमारा क्वेश्चन है। 310 से 70 हुआ, फिर 300 हो गया, ये भी नहीं होगा। 245 से 315 हुआ, फिर 400 हुआ, फिर 445 हुआ, ये है आपका। इसमें भी वृद्धि हो रही है। लेकिन अब हमको यहाँ पे देखना है कि हमको वृद्धि वाले सिर्फ दो ही फसल मिली है, एक बाजरा है, एक आलू है। अब देखते हैं इन चारों ऑप्शन में अगर बाजरा आलू होता तो दोनों सही होता, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही आंसर दिख रहा है, बाजरा। ये हमारा सही हो जाएगा। अगर बाजरे की जगह यहाँ पे ये तीनों होते और आलू दिया होता तो वहाँ पे हमारा आलू राइट आंसर करते। तो आप देख रहे होंगे कि कैलकुलेशन आपको देखने में लगता था कि ये बहुत बड़ा होगा। तो टेबल के क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं, जो बहुत ही बड़े बड़े डिजिट में लिखे होते हैं, लेकिन जो उनसे संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, देख करके किया जा सकता है। यानी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, माइनस करना, जोड़ना, परसेंटेज भी निकालने को बोलेगा। तो आप तो सब सारा चीज़ सीख ही चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। 2010 11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन। अब की बार क्या किया है इसने, की बार बोल रहा है कि 2010 से लेकर के 17 तक सिर्फ आलू का जो उत्पादन हुआ है इसका औसत हमसे पूछ लिया है। तो औसत निकालना तो हम जानते ही हैं, एवरेज बराबर क्या होता है, इन सभी को ऐड कर लेंगे भाई। जो 2010 से लेके 2017 के बीच में जितने भी उत्पादन हुआ है आलू का, उन सभी को ऐड करेंगे तो इनको ऐड करते हैं 5 5 5, यानी 5 तिहाई 15 और 2 17, बचा 1, 4 1 5 4 9 2 11 2 13 1 14 1 15, बचा 1, 4 4 8 8 3 11 11 2 13 13 2 15 15 2 17 2 19 1 20। अब ये कितने साल का है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सालों का है, इसलिए हम 7 से डिवाइड कर देंगे। यही तो होता है एवरेज का फार्मूला, टोटल योग बटे टोटल संख्या। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, बचा 6, यहाँ हो गया 65, 7 9 63। अब आप देख रहे होंगे ये आपका ऑप्शन 300 था, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 29, ये भी नहीं होगा। अब 2 से सिर्फ यही दो शुरू हैं, लेकिन 29 एक ही में दिख रहा है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। हम पूरा इसको सॉल्व नहीं किए तब भी हमको अपना आंसर मिल चुका है। अगर ये तो बहुत ही नज़दीकी होता तो हम पूरा सॉल्व कर लेते, लेकिन यहीं से पता चल गया कि इसमें 29 है, लेकिन इसमें 29 नहीं है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके ये जो टेबल है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, तो इसी तरह का टेबल फिर से आने की संभावना है, या थोड़ा सा और कैलकुलेटिव आ सकता है। तो हम इससे हट के कल आपके लिए एक दूसरे टाइप का टेबल लेके आएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में संभावना है कि उस तरह से आ जाए। अगर आता है तो हम सीखे रहेंगे तो कर ले जाएंगे, नहीं तो हम अगर इसी टाइप का आता है तो आप ऑलरेडी कर जाएंगे। तो हम देखें कि 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। यानी कि 16-17 में सिर्फ गिरावट कहाँ से पता चलेगी, इसके पहले वाले वर्ष से, इसके पहले वाले वर्ष यानी कि 2015-16 वाले से। देखें कि पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज किस में हुई है। यहाँ तो 6,912 था
अगले वर्ष 7,000 हो गया, तो यहाँ तो गिरावट है नहीं। गिरावट मीन्स कमी, कमी कहाँ है, यहाँ तो बढ़ोतरी है। 826 से 812 हो गया, यहाँ पे कमी दिख रही है। 1450 से 1460 हो गया, यहाँ पे कमी नहीं है। 110 से 75 हो गया, यहाँ पे कमी है। 160 से 216 यहाँ पे कमी नहीं है। 300 से 260 यहाँ भी कमी है। 400 से 445 यहाँ भी कमी नहीं है। तो आप कह रहे होंगे सर हमको तो 3 मिल गए जहाँ पे कमी है, तो आपको ऑप्शन में इनमें से एक ही दिखेगा। अगर ऐसा होगा तो आपको ये भी एक ही ऑप्शन में दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है जौ, जौ जो कि नहीं है, ये नहीं होगा। चावल, या कहें जिसमें कमी हुई है चावल, मक्का और दाल। चावल, मक्का और दाल में से कौन इसमें ऑप्शन दिख रहा है? सिर्फ एक ही चावल दिख रहा है, बाकी मक्का और दाल का ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल। अगर चावल की जगह दाल दिया होता तो दाल ही हमारा आंसर होता, या मक्का दिया होता तो वहाँ मक्का आंसर होता। इसलिए पूरा निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि मान लीजिए हम मक्का निकाल लिए लेकिन मक्का हमको यहाँ ऑप्शन मिलता ही नहीं, इसलिए हमको फिर से निकालना ही पड़ता। तो हम पूरे में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कमी हुई है, इसको फिर से समझते हैं। ये क्वेश्चन में देखिए, ये सिर्फ शब्द का खेल है। शब्द में कह रहा है कि गिरावट हुई है, यानी कि कमी हुई है। 2016-17 में पिछले वर्ष की तुलना में किस में कमी हुई है? यहाँ पे वृद्धि हुई है, ये नहीं हो गया। यहाँ कमी हुई है, यहाँ वृद्धि हुई है, यहाँ पे कमी हुई है, यहाँ पे वृद्धि, यहाँ पे कमी और यहाँ पे वृद्धि, यानी कि कमी पता ही चल जाएगी। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, फिर उसका आंसर हमको देखते ही मिल गया। हम आज देख रहे हैं कि इस टेबल में जो दिया हुआ टेबल है, इसमें आज सिर्फ एक क्वेश्चन अभी तक मिला है जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़ी है, नहीं तो सारा का आंसर हम अपने बुकलेट में ही सब कुछ ऐसे ऐसे करके देख करके बता सकते थे कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुणा है? यानी कि आलू का उत्पादन 2015-16 में, 2015-16 में आलू का उत्पादन 2010-11 के उत्पादन का कितना गुना है? तो गुना कैसे पता लगाते हैं? जैसे हम आपसे कहें कि जो 60 है, मान लीजिए हम कोई सब संख्या लेते हैं 60 को कहें कि 12 का कितना गुना है, तो वही पूछ रहा है कि 2015 में तो जो उत्पादन था वो 2010-11 का कितना गुना है, 2010-11 का कितना गुना है। तो देखें कि वही इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि 60-12 का कितना गुना है, इसको कैसे पता लगाएंगे? इसका तो हमको टेबल आता है, इसलिए हम जान जाएंगे कि 12-25-60 होता है। लेकिन अगर मान लो बड़ी संख्या होती तो क्या करते? तो 60 गुना निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिससे पूछा है किससे गुना होगा उसी से भाग कर देंगे उस संख्या में, यानी कि 60-12 का कितना गुना होगा, यानी कि 60 को हम 12 से भाग कर देते हैं, तो जो मान आएगा वही उसका गुना मान आएगा, यानी कि 12-25-60। तो ये 5 जो आया, यानी कि 60-12 का कितना गुना है? 5 गुना है, तो ये आंसर होगा। अगर इसी तरह से मान लीजिए आपसे कहता कि 60-10 का कितना गुना है, तो क्या करते हैं? 60 में 10 से भाग करते तो आता 6, यानी कि 6 गुना है। तो हमारा क्वेश्चन भी इसी तरह से बोल रहा है कि 2010-11 में जो मान है वो 2015-16 के मान का कितना गुना है, यानी कि 400। और ये जो 2015-16 में आलू का पूछा है ना, 2015-16 में आलू कितना है? 400। 2010-11 में आलू कितना है? 200। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो 400 है, 400 210 का कितना गुना है? तो कैसे पता लगाएंगे? अभी हमने बताया कि 400 बटे कितना गुना पता करने के लिए 210 से नीचे भाग कर देंगे, यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से
भाग कर देंगे तो ये गुना का पता चल जाएगा आपको। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 21 से हम इसमें डिवाइड करते हैं। 21 21 दूना अगर 2 बार ले जाते हैं तो 42 हो जाएगा। तो 21 एक्के 21, तो 40 में से बचा कितना, 10 में से 1 9 और 3 में से 2 19 बचा, यानी कि यहाँ पे 0 आ गया। अब देखें दशमलव, तो हमको दो आंसर अभी तक 1 पॉइंट में दिखे हैं, तो यानी कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब इन दोनों में से हो सकता है एक कोई। तो हम इस तरह से इसलिए करते हैं क्योंकि हमको जिससे पूरा सॉल्व ना करना पड़े। तो अब हम देखें कि अगर इसको हम 9 बार ले जाएं, 21 में अगर हम 9 का गुणा करें तो कितना, 9 एक के 9, 9 दूना 18, 181 ही हो रहा है, जबकि 190 है, यानी कि ये 9 बार जाएगा ही जाएगा। अब ये जब 9 बार चला गया, 9 बार में भी ये अभी 181 190 से कम है, तो इसलिए 8 बार तो जाएगा ही नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो जो ऑप्शन बचा है वही तो हमारा राइट आंसर होगा। तो हम पूरा सॉल्व भी नहीं करते। तो ये तरीका आपको पेपर में अपने आजमाना है कि इस तरह का क्वेश्चन अगर मिले और आंसर हमको इस तरह से मिल जाए तो हम अपना टाइम बचा के राइट आंसर करके आगे बढ़ सकें। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो टेबल से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, जो टेबल है वो आपका ग्राफ से भी बहुत ईजी है। यानी कि जो टेबल में हमको 10 क्वेश्चन में यानी कि 10 नंबर का आने वाला है, वो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी मिलने वाले हैं, जिसको आप देखते ही कर जाएंगे। बस 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन होगा, तो कैलकुलेशन से भागना नहीं है, हम अच्छे से कैलकुलेट करेंगे और सभी का आंसर देंगे ज़रूर, जिससे कि हम 20 में 20 ला सकें। क्योंकि इसमें कमी करने का मतलब है कि हम बहुत ही लोगों से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ग्राफ और टेबल का जो पोर्शन 20 नंबर का है, जो वेटेज, इसको सभी लोग करके आने वाले हैं। तो हम इसमें जितना अच्छा स्कोर कर ले जाएं, जिसे अगर 20 आपको मिलता है तो जो आपसे 19, जो 18 और 19 वाले होंगे वो आपसे थोड़ा सा पीछे ज़रूर रहेंगे। इसलिए आपको इसमें पूरा स्कोर करना है, प्लस आप और सभी जो पोर्शन हैं, हिंदी हुआ, जीके हुआ, आपका 50% जीके ही आना है, और 50% में आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और ये टेबल, ये सब आने हैं। ये 50% में है और आपका 50% में जीएस ही है। तो आप जीएस पर भी फोकस करें और अपनी प्रिपरेशन जो है अब लास्ट में बस उतना ही पढ़ें जो आपने अभी तक पढ़ा है। यानी कि आपको रिवीजन करने की बहुत ज़रूरत है। जितना ही ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। लास्ट के पेपर टाइम समय हमको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में जो टेबल आने वाला है वो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी आए हुए क्वेश्चन थे, उनको हम सॉल्व कर चुके हैं। हम एक क्लास अभी टेबल से संबंधित और करेंगे, फिर उसके बाद 1 या 2 क्लास हम ऐसी करेंगे जिसमें हम ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और आपका ये टेबल, यानी कि आपके टोटल 4 ग्राफ, 2 ग्राफ से और 2 टेबल से क्वेश्चन लेके आएंगे। यानी कि आपका 20 नंबर का जो आने वाला है पोर्शन, वो टोटल लेके आएंगे और उसको पूरा सॉल्व करेंगे उस दिन। तो इससे आपको 1-2 प्रैक्टिस, यानी कि टोटल पूरा पढ़ा दिया गया है आपको टोटल दिया जाएगा, तो आप इसको अच्छे से करके जाएंगे तो आप निश्चित ही अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और ये इससे संबंधित थोड़ा सा इसके मतलब टेबल में थोड़ा सा हाई लेवल का कल एक क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि हाई नहीं कहा जा सकता लेकिन थोड़ा सा हट के है, जिस तरह से आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो उसको भी हम करेंगे। फिर उसके बाद हम ओवरऑल 4 क्वेश्चन टेबल और ग्राफ से संबंधित करेंगे। फिर हम अपनी क्लास को यहीं पे बंद करेंगे और आप पेपर तक
पूरा इसको बार बार रिवीजन करेंगे। अगर जहाँ नहीं समझ में आता इसकी स्पीड बढ़ा के आप देख लीजिए। तो यानी कि बार बार रिवाइज करते चलना है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।